नेशनल लेवल पर अरविंद जी आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती? मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी, इनसे स्लिप ऑफ टंग होगा शायद। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं, वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे? कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे। संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप, मैं वही देख रहा हूँ कि चुनाव से पहले इन योजनाओं का मकसद ये है या मतलब ये है। संजीवनी योजना के पीछे देखिए बहुत सारे बुजुर्गों को देखता हूँ, और खासकर दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। कई अच्छे परिवारों में मैं देखता हूँ बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। पूरी जिंदगी में एक आदमी ने करोड़ों रुपए का टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, करोड़ों रुपए का जीएसटी भरा, और जब रिटायर हुआ उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मैं बीमार हो गया तो क्या होगा मेरे बच्चे ने अगर मेरा ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? सबसे बड़ी चिंता ये होती है किसी माँ बाप की। उनको सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक हूँ आप चिंता मत करना, मैं आपका ख्याल रखूँगा। अगर स्टेट आपको हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे सकता तो फिर सरकार का क्या फ़ायदा है? इसी फिलॉसफी पे हमने ये योजना चालू की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका स्टैंड क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए खतरनाक है, नेता केवल चुनाव से डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। चुनाव नहीं हो तो ये पता नहीं क्या कर देंगे लोग। 5 साल में एक बार चुनाव कर दोगे तो 4.5 साल तो पेरिस लंदन घूम के आएंगे, 4.5 साल बाद आके फिर कहेंगे हाँ जी आ गए वो। तो खाली बीजेपी वाले या सारे नेता? सारे नेता। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन उस तरह से मेरे हिसाब से तो खतरनाक है। तो इससे क्या फायदा होगा? खर्चा बचेगा। वन नेशन वन एजुकेशन करो ना, सेम एजुकेशन सिस्टम फॉर रिच एंड पुअर, अमीरों और गरीबों के लिए एक जैसे स्कूल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, जैसे दिल्ली में हमने कर दिया, अच्छे स्कूल बनाए। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम करो ना, सबके लिए एक जैसा अच्छा हेल्थ सिस्टम। वो जनता की जरूरत है, वो जनता की प्रायोरिटीज हैं। जनता की प्रायोरिटी वन नेशन वन इलेक्शन क्या? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल, नमस्कार, बहुत स्वागत चाय वाला इंटरव्यू में अरविंद जी। थैंक यू सो मच। चाय सामने रखी है। थैंक यू। और मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी भी मुझे दिल्ली का पूर्व सीएम कहने की आदत नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को नहीं हुई है। थैंक यू। आपको हो गई है, आदत हो गई है कि अब आप सीएम नहीं है? मुझे आदत हो गई है, मैं एक आम आदमी हूँ। भगवान ने मेरे जिंदगी में मुझे कई रोल्स दिए हैं। पहले आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं इधर गया जमशेदपुर में टाटा स्टील में नौकरी की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद आईआरएस की नौकरी की, उसके बाद 10 साल मैंने एक्टिविज्म किया दिल्ली की झुग्गियों के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन का कैंपेन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी के साथ आंदोलन किया, फिर पार्टी बनाई, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। बहुत भगवान ने जिस रोल में रखा उस रोल में खुश हूं मैं। ऐसा लग रहा है आपके भावनाएं भी बाहर आ रही हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं क्या आप जब पीछे 10 साल की अपनी राजनीति को देखते हैं, करियर को देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी याद तो करता ही है अपनी जिंदगी में क्या क्या भगवान ने किस किस रोल में आपको रखा। तो ऊपर वाला जो भी आपको जिंदगी में जिम्मेदारी देता है, आपको वो जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए पूरी करनी चाहिए। 10 साल को कैसे देखते हैं? सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। मैंने पूरे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की कोशिश की, और कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि 75 साल में इस देश में कभी नहीं हुए। जैसे सबसे बड़ा मैं अपना कंट्रीब्यूशन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में मानता हूँ, जहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आज जो स्कूल हमने शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूल, आज सुबह मैं वहाँ से आ रहा हूँ, एक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने आर्ट एग्जीबिशन रखी है,
उसमें सरकारी स्कूलों के बच्चे शानदार पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, पेंटिंग बिक रही है उनकी, बच्चों की, प्रोफेशनल्स ले जा रहे हैं। उन्होंने उसके अंदर ऑडियो विजुअल फिल्में बना रहे हैं बच्चे। आप सोच सकते थे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब नीट के पेपर क्लियर किए हैं इस बार 1000 के करीब बच्चों ने, और 1000 बच्चों ने जेई के पेपर क्लियर किए हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत खुशी होती है मुझे। और मुझे लगता है कि पृथ्वी पे जब भगवान ने मुझे भेजा था वो सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। मेरा मरूंगा तो ये संतुष्टि रहेगी क्योंकि कुछ करके गया। उसी तरह से अस्पताल जो हैं, अस्पतालों की हालत जैसे पूरे देश में है, बहुत बुरी हालत थी दिल्ली में भी अस्पतालों की, लेकिन अब अस्पताल हमने बहुत अच्छे कर दिए। सेंट्रली एयर कंडीशनड अस्पताल हैं दिल्ली के सारे। कमियां होंगी अभी भी, मैं ये नहीं कह रहा 100% सब, लेकिन सारी दवाइयां फ्री कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे बना दिए। तीसरा क्षेत्र बिजली का है। दिल्ली में पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। जैसे आप यूपी बगल में है, आप फोन उठा के पूछ लो, यूपी है, इनके बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पूछ लीजिए इतने पावर कट लगते हैं। दिल्ली में केवल दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश में जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। फ्री बिजली आती है, सस्ती बिजली आती है। मैं इसीलिए कह रहा था ना, आप इमोशनल हो जाते हैं। क्या कोई रिग्रेट भी, कोई पछतावा भी है कि जो करने का सोचा था उसमें से कुछ नहीं कर पाए? नहीं, जो जितना कर सकते थे उतना किया। कई अड़चने आई, बहुत सारी अड़चने आई, खासकर पॉलिटिकल अड़चने बहुत आती हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे देश की एक कमजोरी है कि हम सारी पार्टियां मिलके काम नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे, चुनाव के दौरान हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, लेकिन चुनाव के बाद जिस भी पार्टी को लोग वोट दें उस पार्टी को सब लोगों को मान लेना चाहिए, भाई अब इनकी सरकार है, और सबको फिर मिलके देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा और रुकावटें एक दूसरे के काम में नहीं आनी चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ अगर ये हो जाए तो देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। देखिए, हमारी जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं उसका समाधान नहीं है। अब पानी ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सरकार के पास पैसा है, ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, समाधान हो सकते हैं, लेकिन कई बार समय लग जाता है, डिले हो जाती हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे हमें दिल्ली में लगाने थे तो 1.5 साल तक फाइलें ऊपर नीचे होती रही, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। हमें दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने थे, 1.5 साल तक फाइल। काम हुए, सारे काम हुए जितने मैं करना चाहता था, करवा तो लिए मैंने सारे काम, थोड़ा डिले हो जाता है और मैं बड़ा इम्पेशेंट आदमी हूँ। आपने अभी कहा था 2-3 काम रह गए हैं अभी आपके। हाँ, हाल ही में कहा था आपने, मैंने कहा आपको पछतावा है 2-3 काम नहीं हुए। पिछले 2020 के चुनाव में मैंने 3 वादे किए थे लोगों से, जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली से प्यार है मुझे बहुत। एक है, मैंने कहा था यमुना साफ करूंगा, काम शुरू हुआ है लेकिन अभी अधूरा रह गया है। दूसरा मैंने कहा था दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टाइल में बनाऊंगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी 24 घंटे सीधे नल से आएगा, आपको आरओ की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 काम मेरे अधूरे रह गए, क्योंकि पहले ये बहुत बड़े काम हैं, ये एकदम से 4 महीने में 5 महीने में होने वाले नहीं है। तो पहले 2.5 साल कोरोना आ गया, उसके बाद फिर ये फर्जी केस में इन्होंने उलझा दिया हमें। हमारी टीम तितर बितर हो गई, कभी मनीष जी जेल चले गए, सतिंदर जेल चले गए, फिर मुझे जेल में डाल दिया। अब इन सब चीजों से निपट लिए हैं हम लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगला 5 साल साफ सुथरा होगा काम करने के लिए। तो ये तीनों काम मैं पूरे करना चाहता हूँ। निपट लिए वो जेल वाली प्रॉब्लम से, अब निपट लिए, निकल गए हैं उससे, निकल गए हैं, बेल मिल गई है सब लोगों को, सब बाहर आ गए, पीछे छोड़ दिया है वो सारा एक बुरे सपने की तरह। बुरे सपने की तरह। आपको लगता है चुनाव में उसका आपको फायदा मिल सकता है, हमदर्दी लोगों की मिलेगी, जैसे आप कह रहे हैं झूठे केस में डाला? लोग देख तो रहे हैं कि भाई क्या ये सब, इससे कोई देश का भला थोड़ी हो रहा है। झूठे केस लगा के आप किसी काम करते हुए मुख्यमंत्री को अगर जेल में डाल दें, लोग इस किस्म की राजनीति हमारे देश में पसंद नहीं करते। लोग काम की राजनीति पसंद करते हैं, भाई काम करो। जैसे अभी आप देख रहे होंगे आजकल, मैं डेली आके मीडिया इंटरव्यूज में, अभी तक की हमारी बातचीत हुई पिछले 10 मिनट, मैंने आपको क्या कहा कि मैंने अस्पताल बना दिए, मैंने स्कूल बना दिए, मैंने बिजली ठीक कर दी, मैं पानी ठीक करूंगा, मैं यमुना ठीक करूंगा, मैं ये ठीक करूंगा। मैं क्या किया मैंने और क्या करूंगा मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं और इसके ऊपर मैं चुनाव लड़ूंगा। इन लोगों से पूछो, ये कहेंगे केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ये। केजरीवाल को केवल गालियां देने के सिवा
जैसे व्हाट्सएप पे मजाक चलता है, जोक चल रहा है कि बीजेपी वाला एक बस्ती में गया वोट मांगने, उससे लोगों ने पूछा क्या किया 5 साल, बोले केजरीवाल को गाली दी। अगले 5 साल क्या करोगे, बोले चुन चुन के गालियां देंगे। तो केवल गाली के ऊपर हम वो वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल को गालियां दी इसलिए हमें वोट दो, आगे गालियां देंगे इसलिए थोड़ी लोग वोट देंगे। केजरीवाल को जेल डाला इसलिए वोट दो, केजरीवाल को गाली दी इसलिए वोट दो, ये थोड़ी। पर यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं, विपक्ष का काम सिर्फ मोदी को गाली देना है, भर भर के दिन भर गाली देते हैं और कुछ नहीं करते। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन का एजेंडा भी नेगेटिव ही है। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान तो मैं काफी टाइम अंदर ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि उस वक्त भी नेशनल लेवल पे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अपनी काम नहीं गिना रहे थे। उनका पूरा एजेंडा चल रहा था, ये तुम्हारी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, ये तुम्हारी अजीब अजीब बातें चल रही थी। देश का विकास ऐसी चीजों से नहीं हो सकता। देश का विकास है तो विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। पर जीत तो गए वो चुनाव फिर भी। नहीं, अच्छा बात है, चुनाव जीतना एक बात है, आगे काम अलग बात है। इस बार अरविंद जी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में? मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हर चुनाव कठिन चुनाव होता है, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। जितना मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे कामों की वजह से जनता मुझे दोबारा वोट देगी, दोबारा मौका देगी। कितनी सीटें देगी, जो सीटें देंगी सर माथे पे, जितना आशीर्वाद देंगे सर माथे पे। कम हुई है क्योंकि 15, उसके बाद 20, 62 आ गई। इस बार आपको लगता है कम होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल 58, 55। तो सब लोग दिल्ली के अंदर ये माहौल है इस टाइम कि केजरीवाल जी सरकार तो आपकी बन रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सीएम कौन बनेगा? जब मैं जेल से वापस आया, मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है। जनता की वजह से आज मैं हूं जो कुछ भी हूं। तो मैंने कहा भाई अगर जनता मानती है अपने मन में कि केजरीवाल चोर है तो मैं कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहती है केजरीवाल ईमानदार है तो मुझे वोट देना, वोट दे के दोबारा जिताना, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो अगर जनता मुझे वोट दे के कहती है कि केजरीवाल जी दोबारा आप ईमानदार हो, दोबारा बैठो, तो बैठूंगा। आपके रिजाइन करने के पीछे एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। मान लीजिए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था, जीतन राम मांझी को बना दिया कुछ दिन के लिए, हेमंत सोरेन ने छोड़ा, वहां भी चंपई सोरेन को बना दिया। आपने भी एंटी इनकम्बेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए आतिशी का चेहरा सामने रख दिया और खुद पीछे हट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग हमारे काम से काफी खुश हैं। छोटी छोटी इधर उधर लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मेरी नजर में आती है, हम उन्हें ठीक करा देते हैं। कहीं सीवर ओवरफ्लो कर रहा है या कहीं सड़क टूटी हुई है, जैसे ही मैं लौट के आया मैसिव स्केल के ऊपर दिल्ली में सड़कें बननी चालू हुई। जब मैं जेल चला गया 6 महीने, तो चूंकि सीएम नहीं था, कई काम बिखर से गए थे, तो उस वक्त थोड़ी सी नाराजगी सी पैदा हो गई थी लोगों के अंदर। आने के बाद बड़े मैसिव स्केल के ऊपर हमने सड़कें ठीक करानी चालू की है, सीवर ठीक करना चालू किया है, सफाई होनी चालू हुई है। तो पर थर्ड टर्म तो हमेशा मुश्किल होता है हर नेता के लिए, दुनिया भर में आप कहीं भी देख लीजिए। मोदी जी का देख लीजिए, इस बार मुश्किलों थर्ड टर्म में क्या हुआ? मुश्किलों के बिना तो लाइफ है ही नहीं। मुश्किल तो मतलब आप मानते हैं कि ये आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है? मुश्किल तो हर चुनाव होता है। देखिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतिहास गवाह है कि जो पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है किसी चुनाव में, उसको मात खानी पड़ती है। और मैं अभी वो नहीं लूंगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मानना चाहिए, और जब आप हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मान के लड़ते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं, तो ऊपर वाला भगवान आपका साथ देता है। मतलब इशारों में आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप महाराष्ट्र और हरियाणा की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। तो चेहरा तो देना चाहिए उनको, चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं? जनता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। दिल्ली की जनता तो जानना चाहती है ना कि भाई आपको वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट क्यों दे। बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो कौन संभालेगा दिल्ली? जनता ये देखना चाहती है कि जिसके हाथ में आप दिल्ली की कमान दोगे वो पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सपर्टीज है, उससे दिल्ली चलेगी नहीं चलेगी, उसने आज तक क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं।
तो उनको देना चाहिए चेहरा, बीजेपी को चेहरा देना चाहिए। पर उनकी और स्ट्रैटेजी बीजेपी अगर चेहरा देती है तो एक बारी आमने सामने उनके साथ वो भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है उनके बीजेपी। आप चैलेंज कर रहे हैं हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी चेहरा दे और टीवी डिबेट करवा टीवी दे। डिबेट कराए, ओके, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, उनका चेहरा आए, सामने आए। क्या मोदी जी को आप ये चैलेंज नहीं देंगे अगर मोदी जी चेहरा है तो? बहुत मैं इसलिए बड़े। कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री सही हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं, मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहा हूँ। पर चेहरा तो मोदी जी होंगे बीजेपी का। आपका मोदी जी के साथ अब तक जितनी बार भी टक्कर हुई है दिल्ली में, लोकसभा वो जीतते हैं, विधानसभा आप जीतते हैं। क्या वजह है कि हर बार विधानसभा आप जीतते हैं लेकिन लोकसभा में आप उनसे हार जाते हैं? लोकसभा के चुनाव में लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल जी आपको वोट देने से क्या फायदा, आप 7 सीटों पे हैं, 7 सीटों से तो कोई नेशनल लेवल पे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो हमें नेशनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, और नेशनल लेवल पे आप माने या ना माने अल्टीमेटली चुनाव जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही बन जाता है, एटलीस्ट दिल्ली वालों के लिए। बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर अलग वो रहता है। विधानसभा के चुनाव में लोग फिर हमारे काम को देखते हैं, अपनी दिन ब दिन की जरूरतों को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, बिजली को देखते हैं, पानी, उसमें लोगों को लगता है इनका काम अच्छा है। नहीं, हमें क्योंकि वाराणसी की लड़ाई भी याद आती है जब आप मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। पुराना इतिहास है आपका उनका, आप बार बार उनको चैलेंज करते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या एक बार फिर से आप उनको उसी अंदाज में चैलेंज करने के लिए तैयार है? नहीं, दिल्ली के अंदर मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दिल्ली के अंदर बीजेपी दिल्ली की यूनिट चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनाव लड़ रही है और चुनाव इन दोनों के बीच में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चेहरा है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे और विश्वास है कि बीजेपी अपनी तरफ से एक चेहरा देगी ताकि जनता को पता चले कि बीजेपी को वोट किसके नाम पे दें। अरविंद जी, मुकाबला सिर्फ दिल्ली बीजेपी से नहीं है, पूरी केंद्र सरकार उतरेगी दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सारे प्रचार बड़े चेहरे करने के लिए उतरे, लेकिन चेहरा कौन होगा उनका? बीजेपी का लोग जानना चाहते हैं ना भाई। अगर मैं किसी को वोट दूं तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये आदमी है जो मेरा भविष्य अगले 5 साल इसके हाथ में मैं दे रहा हूं। वो तो नहीं पता। कई राज्यों का अनुभव ये बताता है बिना चेहरे दिए भी पार्टियां चुनाव जीती हैं। बीजेपी ने कितने राज्यों में सीएम का चेहरा नहीं दिया, फिर भी जीते। नहीं, वो कांग्रेस भी नहीं देती कई बार, फिर भी जीत जाती है। नहीं, वो जीते अलग बात है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि या तो चेहरा हो और या आप बताइए किसको और चेहरा देश भर से बीजेपी ने अपने सारे स्टार चेहरे उतार दिए दिल्ली में, तो जिसकी पूरी संभावना है सब आएंगे। तब कैसे लड़ेंगे आप? इतने सारे मुख्यमंत्री हैं उनके, सारे मुख्यमंत्री आ चुनाव जाएंगे। इस बात पे नहीं लड़ा जाता कि कितने बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए। चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आपकी विजन क्या है और आपका एजेंडा और आपका नैरेटिव क्या है। मेरा नैरेटिव मैंने बता दिया। मैं हर महिला को 2121 रुपए की सम्मान राशि दूंगा, बुजुर्गों को उनका इलाज कराऊंगा, संजीवनी योजना लागू की है, दलित समाज के बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए हमने अनाउंस किया है, दिल्ली का पानी साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा, सड़कें अच्छी बनाऊंगा, और जो जितने अभी तक काम चल रहे हैं, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सारे काम चलते रहेंगे। ये मेरा एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? केजरीवाल को गाली दी, केजरीवाल को गाली देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली वालों ने उनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी, किया उन्होंने? आज दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी के ऊपर गोलियां चल रही हैं सरेआम। मतलब बताते हैं 11 बड़े बड़े गैंग्स हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। डेली दिल्ली के अंदर 17 बच्चों का अपहरण हो रहा है, 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। डेली दिल्ली के अंदर 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अमित शाह जी के सीधे नीचे आती है दिल्ली, उनके तो क्या कर रहे हैं वो? उनको एक ही जिम्मेदारी थी दिल्ली की, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में उनके पास एलजी है, एलजी के पास तो अथाह पावर है। वो दिल्ली के अंदर कुछ करते ना, केंद्र सरकार के पास कितना पैसा है, कितने रिसोर्सेज हैं, दिल्ली में खूब सड़कें बना देते। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते तो लोग मेरे को वोट ही ना देते। मैंने जितने अस्पताल बनाए वो और अस्पताल बना देते हैं। पर दिल्ली में अरविंद जी 2 नहीं 3 सरकारें चलती हैं, एक एमसीडी के लेवल पे चलती है, एक स्टेट के और एक सेंटर के। अब तो दिल्ली की एमसीडी आपके पास, एमसीडी पे आता हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास, एमसीडी पे आता हूं मैं, एमसीडी पे आता हूं मैं। तो इन्होंने 7 एमपी इनके थे,
एलजी साहब इनके थे, केंद्र सरकार यहीं थी। इन्होंने दिल्ली के लिए पिछले 10 सालों में एक काम बता दो आप जो इन्होंने किया दिल्ली का बर्बाद करने के सिवा। इन्होंने जो जो इनके क्षेत्र में आता था काम, एक काम नहीं किया इन्होंने। मैं इतने काम गिना रहा हूँ। एमसीडी की आपने बात की, एमसीडी में इनका 15 साल राज था। मानक जी 15 साल में इन्होंने एमसीडी को चूस लिया। जब ये एमसीडी छोड़ के गए हैं, हमारे पास तो 2 ही साल से है, एमसीडी जब छोड़ के गए हैं वहां पे इन्होंने नीचे कहते हैं ना, नीचे तली तक खुरेच के सारा ले गए पैसा। ये लोग कुछ नहीं छोड़ के गए। अब आपने दिल्ली पुलिस की बात की, गृह मंत्री अमित शाह का रोल, क्राइम, ये सब कहा। अगर पुलिस आपके पास आ जाए मान लीजिए, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो दिल्ली में अभी तक गृह मंत्रालय ने नहीं किया, दिल्ली पुलिस के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से? पंजाब आपने दिया, मैं पंजाब जब हमने लिया था गैंगस्टर्स के कब्जे में था, बुरा हाल था। काफी सुधार हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा 100% सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। ऊपर से पॉलिटिकल इशारा करना होता है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बैठ के यहाँ की सुपारी दे रहा है, उसके हाथ पे, सर पे किसका हाथ है? अभी अभी निकल के आया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद। मैं आरोप नहीं, अखबार में आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अभी 3 दिन पहले क्या खबर आई थी? आपने क्या खबर पढ़ी थी? इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, सारे अखबारों में आई थी। अभी मेरे को वो केस याद नहीं आ रहा। उस केस की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस का बयान आया था कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि साबरमती की जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर्टिकुलर केस में वो दिया था, अपने लोगों को बोला था करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, दिल्ली पुलिस का बयान था। तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मतलब आपका आरोप यह है कि जानबूझ के लॉरेंस बिश्नोई के जरिए क्राइम फैलाया जा रहा है? मुझे नहीं पता। पंजाब में, दिल्ली में? मुझे नहीं ताकि आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ी जा सके? मुझे नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि कैसे बिगड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। पंजाब के अंदर हमने काफी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया है और काफी कुछ हम कर रहे हैं। आपने पूछा दिल्ली पुलिस आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? आपको पुलिस को इशारा करना होता है कि खबरदार, अगर कोई क्राइम हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद पुलिस नीचे तक काम करती है। आपको उनको रिसोर्सेज देने होते हैं, आपको उनको फ्रीडम देनी होती है, आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विड्रॉ करनी होती है। आप 24 घंटे पुलिस को अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पकड़ने के लिए काम करेंगे तो फिर तो गैंगस्टर्स ही पैदा होंगे पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस का और कोई काम दे रखा है उनको? बस एक ही काम दे रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को पकड़ो, उनके वॉलंटियर्स को पकड़ो, उनके एमएलएस को पकड़ो, उनके लोगों को पकड़ो। बस यही काम दे रखा है दिल्ली पुलिस को। वो बड़ी देते, बाकी दिल्ली जो मर्जी करें वो। अरविंद जी, जब बड़े बड़े चेहरे बीजेपी उतारेगी दिल्ली में, उसमें हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी आए और दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे और वो सब फिर होगा जो उनका एजेंडा है। दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, गवर्नेंस पे वोट देंगे, काम पे वोट देंगे। आके वो काम गिनाए, काम पे वोट मिलेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम को बीजेपी दिल्ली लाएगी और कहेगी देखिए अभी अभी हम ये 2 जगह जीत के आए हैं और हम अपने काम पे जीत के आए हैं, सरकार रिटर्न वापस आई है, रिपीट हुई है। और वो कहेंगे जो हमने वादे किए थे महाराष्ट्र और हरियाणा में वो हमने पूरे किए और जो चुनाव में किए थे वो भी पूरे करेंगे। अच्छा, आप ही बता दो, हरियाणा में एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। जनता ने चुन के भेजा है। चुन के तो भेजा है। चुनाव जीतना एक बात है, काम करना दूसरी बात है। क्या काम किया उन्होंने? एक काम बता दो आप। काम तो किए ही होंगे तभी जीतते हैं अरविंद जी। नहीं, चुनाव जीतते कई काम। मुझे ऐसा लगता है कि वोटर जो है बहुत स्मार्ट हो गया है आज। अब चाहे वो दिल्ली का वोटर हो, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर पूरे देश का हो, जब वो किसी को वोट देता है बहुत सोच के देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर फर्ज कीजिए एक राज्य है, फर्ज कीजिए वहां 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, तो उस चुनाव में ईमानदारी तो मुद्दा ही नहीं हो सकती है ना? तो आप कह रहे हो उन्होंने काम किया होगा, तो दिल्ली के अंदर जब वो आएंगे तो जनता उनसे पूछेगी भाई केजरीवाल ने इतने काम किए, तुमने क्या काम किए? दिल्ली के अंदर इशू काम है। आपने फिर इशारों में आपने उदाहरण देकर इशारों में बड़ी बात कह दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बाकी जगहों के ऊपर काम इशू नहीं है, बाकी जगहों के ऊपर काम इशू नहीं है, दिल्ली में काम इशू है। हमने काम किए हैं, ये काम कहीं और देश में हुए ही नहीं है। और यही काम हमने, इन्हीं कामों ने हमें पंजाब जिताया। अब पंजाब में वही काम रेप्लिकेट हो रहे हैं। बाकी स्टेट्स में फिर क्यों नहीं चला वो जादू जो पंजाब में चला, गुजरात में अच्छा चला? नई नई पार्टी है यार,
नई नई पार्टी ने 10 साल में इतना कुछ हासिल कर लिया। नहीं, आपको गुजरात मुझे के पता है, अंदर- आपको भी उम्मीद बहुत थी कि बाकी गुजरात के स्टेट्स में अंदर सब 5 जगह। एमएलए आ गए, 14% वोट शेयर आ गया। गोवा के अंदर 2 एमएलए आ गए, जम्मू कश्मीर में 1 एमएलए आ गया। थोड़ा समय दीजिए, समय तो लगता पर है। आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम परफॉर्मेंस है अगर नेशनल देखें तो। हालांकि नेशनल पार्टी बनी है आपकी पार्टी। हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो ज्यादा जाती है, ज्यादा हो जाती हैं। हम भी कई बार प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। ओके। अरविंद जी, आपके खिलाफ बीजेपी ने अगर किसी बड़े चेहरे को उतारा आपकी सीट से तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, कोई भी आ सकता है। लोग लोकल चेहरा मांगेंगे। मैं लोकल हूँ, मैं उनकी विधानसभा में रहता हूँ, मेरे पास लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं। रोज मैं उनके बर्थडे में जाता हूँ, उनके शादी ब्याह में जाता हूँ। लोगों से पर्सनल रिश्ते हैं मेरी विधानसभा में। मेरे किसी की भी मतलब हर रोज मेरा 2 या 3 शादी ब्याह, किसी के यहाँ मौत, किसी के यहाँ सगाई, किसी के यहाँ बर्थडे, उनसे मेरे पर्सनल रिश्ते हैं। अब बाहर से किसी को लाके यहाँ पे अगर उतारोगे तो लोग बीजेपी तो कहेंगे कहती है- भाई हमारा तो केजरीवाल ही है, बाकी तो बाहर और वाले हैं। बीजेपी कहती है आप बाहरी हैं, आप हरियाणा से आए हैं। आया था, कब आया था? 95 में। तो ऐसे तो दिल्ली सारी बाहर सारी वालों बाहर की है, सारी बाहर वालों की है दिल्ली। अब मतलब दिल्ली को आपने अपना बना लिया है अरविंद जी? 30 साल हो गए अब तो दिल्ली के लोगों ने मुझे अपना लिया, मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझे अपना भाई बना लिया। जितना प्यार मुझे दिल्ली के लोगों से मिला है, बड़ा किस्मत तो मतलब वाला। आप किसी भी उम्मीदवार के लिए तैयार हैं अपनी सीट पर? कोई आ कोई जाए, भी आ सबका जाए। स्वागत है। देश के अंदर कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत है। संदीप दीक्षित से कैसी लड़ाई देखते हैं आप? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये खास तौर से, और इस स्लाइड में जवाब दीजिएगा कि आपने एक समय शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़के उनको हराया। अब कांग्रेस ने चुनाव शीला अपनी दीक्षित के जगह बेटे है। को आपके खिलाफ उतारा है। चुनाव अपनी जगह है। शीला जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो संदीप जी अगर आके लड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। स्वागत है। बिल्कुल। कांग्रेस से कुछ अलायंस की बात हुई थी क्या अरविंद जी? नहीं, उनसे हमारा इंडिया अलायंस है नेशनल लेवल पे। स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग निर्णय होते हैं, तो अभी दिल्ली के अंदर कोई बात नहीं हुई उनसे। मतलब कोई चर्चा ही नहीं उन्होंने हुई। भी शायद यही डिसाइड किया कि अलग लड़ेंगे, हमने भी डिसाइड किया कि हम अलग लड़ेंगे। तो फिर तो ट्रायंगुलर फाइट होगी। मैं समझता नहीं हूँ, मुझे लगता है चुनाव सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस फाइट में नहीं है? मेरे को नहीं लगता। आपके वोट नहीं कटेंगे? नहीं, मतलब कांग्रेस है ही नहीं कहीं, जीरो थी जीरो पे ही रहेगी आपके हिसाब से? मतलब कुछ परसेंटेज आएगा, जैसे शायद पिछली बार 4% शायद वोट था उनका। हाँ, और उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? शायद उतना ही रहेगा उनका। ओवैसी जी कुछ कह रहे हैं हम उम्मीदवार उतारेंगे दिल्ली में इस बार। वो तो फॉर्मली एनडीए ज्वाइन ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। सब लोग जानते वो तो हैं खूब कोसते हैं मोदी जी को दिन भर। वो तो नूरा कुश्ती है दोनों के बीच में। वो लगता है आपको बीजेपी के सारा इशारे? देश जानता है, सब जानते हैं, छुपा थोड़ी है किसी से। तो कैसे डील करेंगे अगर वो आए तो? कुछ डील थोड़ी करना है, जनता डील करेगी। हम डील करने वाले कौन होते हैं? कोई फैक्टर नहीं जनता है। देख रही है कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। अब बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे अरविंद जी? एक चीज बताओ, 2 चीज। रोहिंग्या बांग्लादेश से आए, कैसे आए दिल्ली कैसे पहुंच गए वो? केजरीवाल उनको बांग्लादेश से ले लेके ट्रकों में भर भर के लेके आया। आप भी हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, तो बांग्लादेश बॉर्डर जब क्रॉस किया तो हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बॉर्डर की सिक्योरिटी ये लोग नहीं कर पा रहे, हमारे देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, ये लोग फेल हो गए ये लोग। फिर जब रोहिंग्यों ने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, वहां से दिल्ली कैसे पहुंचे? 2000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब उनको ट्रकों में भर भर के किसी ने ट्रांसपोर्ट किया है पूरे देश के अंदर। आप फिर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो लगा रहा हूं। आप कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया ये? मैं नाम ही नहीं लिया, आप ही कह रहे हो। आपको शक है इसका मतलब? आपने इशारा किया अभी। आपको शक है इसका आपने मतलब? इशारा मैंने किया। कहा किसी ने उनको ट्रांसपोर्ट किया, इसका मतलब किसने किया? ये लोग जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्या को हेमंत सोरेन ने बसा दिया। अरे हेमंत सोरेन कहां से ले आया? दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसा दिया। अरे केजरीवाल कहां से ले आया? तुम लोगों ने उनको बॉर्डर पार करने दिया, तुम लोग फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी को झारखंड बसा दिया। उसके बाद 2022 में हरदीप पुरी जी के 2 ट्वीट हैं। मुझे पता होता अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं ट्वीट की कॉपी लेके आता। ट्वीट में हरदीप पुरी जी कहते हैं रोहिंग्यों का देश में स्वागत है। हमारे देश के यूडी मिनिस्टर थे उस टाइम।
कब की बात है? 2022 17 अगस्त को मैं ट्वीट दे दूंगा आपको, ट्वीट भेज दूंगा, आप दिखा देना अपने प्रोग्राम में। रोहिंग्या यूएन के प्रोग्राम के मुताबिक हम रोहिंग्या रेफ्यूजियों को दिल्ली के ईडब्ल्यूएस बकरवाला फ्लैट्स में हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको हम सारी बेसिक एमिनिटीज देंगे और दिल्ली पुलिस की उनको सुरक्षा देंगे। और उसके बाद लिखते हैं कि हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी के आदेश, ऐसा कुछ था उनका दूसरा ट्वीट था, मतलब उन्होंने पीएमओ को टैग किया हुआ है, होम मिनिस्टर को टैग किया हुआ है। तो दिल्ली में रोहिंग्या कहाँ बसे हुए हैं, हरदीप पुरी जी से पूछ लो, वो बता देंगे। आपके हिसाब से नहीं है दिल्ली में? नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, पर इन्होंने ही बसाया है, ये खुद ही कह रहे हैं हमने बसाया है, ट्वीट करके कह रहे हैं। उनके मंत्री यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कि दिल्ली संभालते हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने ईडब्ल्यूएस बकरवाला के फ्लैट्स में बसाया है इनको। जाके बकरवाला के फ्लैट्स में देख लो, वहां मिल जाएंगे। अच्छा, जो बसे हैं, ये जो नौटंकी कर रहे हैं, घर घर ढूंढेंगे, झुग्गियों में ढूंढेंगे, यहां ढूंढेंगे, नौटंकी क्यों कर रहे हो यार? तुम बॉर्डर से क्रॉस करके लाए, तुम उनको यहां लेके आए, तुमने खुद ऐलान करके उनको बसाया, और तो उनके आधार और वोटर कार्ड भी बना दिए। तो इन्होंने बनाए, ये कह रहे हैं कि हमने बसाया बेसिक में। वो ट्वीट लेके आना चाहिए था, मुझे पहले बता देते, ये प्रश्न पूछोगे, मैं ट्वीट लेके आता आपको, आप दंग रह जाओगे वो ट्वीट पढ़ के। ओके, नेशनल लेवल पर अरविंद जी, आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर लड़ाई है तो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। तो 11 सेकंड की क्लिप काटी है, बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी, इनसे स्लिप ऑफ टंग होगा शायद, लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है? आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी, हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रहे हैं 11 सेकंड की क्लिप निकाली है पूरे बयान में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे? कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे? वो कह रहे हैं बाबा साहब भगवान का इतना नाम ले लेते, स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इस देश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, इनको दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं, इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ओके, जब भी अंबेडकर का मुद्दा आता है अरविंद जी, उसी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा हो जाता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की राय क्या है, ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है आपके बारे में कहा जाता था कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने लगे थे। मेरी नजरों में कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं है। ये सारे मुद्दे उनको मुबारक हों। आप मेरे से दिल्ली में पानी कैसे देना है घर घर में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा। मैं यमुना कैसे साफ करनी है आप मेरे से पूछ लीजिए, बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है आप मेरे से पूछ लीजिए, आप अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, दवाइयां कैसे पहुंचानी है मेरे से पूछ लीजिए, जनता की समस्याओं का कैसे समाधान। बाकी सारे बड़े बड़े मुद्दे उन्हीं लोगों को, मुबारक को। मेरे को बीजेपी कहती है, ये मुद्दे वो कहती है सिर्फ हम हिंदू पार्टी हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। अगर नहीं है तो बताएं राम मंदिर कब जाएंगे? मैं गया था राम मंदिर, हो आया, अपने पेरेंट्स को लेके गया था, अपनी वाइफ को लेके गया था, और दोबारा भी जाएंगे, तिबारा भी जाएंगे।
भगवान के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। भगवान के साथ राजनीति मत करो, भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति से डरो, अहंकार मत करो। इनको बहुत अहंकार हो गया है। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा क्या है? बीजेपी कहती है अर्बन नक्सल हैं, कभी कहते थे उनको अराजक जो हैं, मर्जी बोलने दो, मेरी एक ही कोई कहता है विचारधारा लेफ्टिस्ट है, हैं। इंसानियत, प्यार, सहिष्णुता, शांति। हमें समाज के अंदर शांति के साथ देश का विकास करना है। सारे 140 करोड़ लोग मिलके एक साथ हम आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज। अभी माहौल बहुत खराब हो गया है देश का, जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आसपास व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। ये अच्छा नहीं है देश के लिए। शांति होनी चाहिए चारों तरफ, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए चारों तरफ, तभी तो देश तरक्की करेगा। हम दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ने से बात नहीं बनेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका स्टैंड क्या है? मेरा यह मानना है कि ये मुद्दा जो है, दो इसमें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए खतरनाक है, नेता केवल चुनाव से डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। चुनाव नहीं हो तो ये पता नहीं क्या कर देंगे लोग। अब आप 5 साल में कभी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, कभी इस राज्य के चुनाव हो रहे हैं, कभी इसके हो रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ जनता के बीच में जाते रहते हैं, जनता से बात करते रहते हैं, जनता के मुद्दों का समाधान करते रहते हैं, डरे रहते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव कर दोगे तो 4.5 साल तो पेरिस लंदन घूम के आएंगे, 4.5 साल बाद आके फिर कहेंगे हाँ जी आ गए। वो तो खाली बीजेपी वाले या सारे नेता? सारे नेता। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन उस तरह से मेरे हिसाब से तो खतरनाक है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। जनता को इससे क्या फायदा होगा? खर्चा बचेगा। वन नेशन वन एजुकेशन करो ना, सेम एजुकेशन सिस्टम फॉर रिच एंड पुअर, अमीरों और गरीबों के लिए एक जैसे स्कूल, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, टोक्यो में है, जापान में है, सब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अमीरों को गरीबों के जैसे दिल्ली में हमने कर दिया। अच्छे स्कूल होना है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम करो ना, सबके लिए एक जैसा अच्छा हेल्थ सिस्टम। वो जनता की जरूरत है, वो जनता की प्रायोरिटीज हैं। जनता की प्रायोरिटी वन नेशन वन इलेक्शन क्या? ईवीएम पर आपका स्टैंड क्या है अरविंद जी? देखिए, ईवीएम पे मैंने पहले भी आवाज उठाई थी। इस वक्त जो मैंने इस चुनाव के अंदर, दिल्ली के चुनाव में जो हमने निकाला है, वो ये कि बहुत लार्ज स्केल डिलीशंस हो रहे हैं। जेन्युइन लोगों के वोट बहुत लार्ज स्केल पे काटे जा रहे हैं। शादरा असेंबली में बाई चांस एक्सीडेंटली हम लोगों को पता चल गया, इन्हीं लोगों की पार्टी के किसी ने आके हमें सारे कागज दे दिए। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने अपने लेटर हेड पे, बीजेपी के लेटर हेड पे और स्टैंप पे शादरा असेंबली के 11,000 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी। चुनाव आयोग का रूल है कि अगर कोई एप्लीकेशन आएगी वोट कटवाने के लिए तो उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको वेबसाइट पे नहीं डाला और अंदर ही अंदर ये 11,000 वोट कटने की प्रक्रिया चालू हो गई। ये तो भला उस आदमी का जिसने बीजेपी से हमें सारे लाके कागज दे दिए। हमने आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रुक गई सारी प्रक्रिया, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए। अगर 11,000 ये वोट कट, हमने रैंडम सैंपलिंग करवाई, चेकिंग कराई फील्ड में, सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं अपने अपने घरों में, 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। इन्हीं को ये लोग रोहिंग्या बोल रहे हैं। जो 11,000 लोग थे इनको ये रोहिंग्या बोल रहे हैं। उसमें राम सिंह, उसमें श्याम मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, ये सब नाम है उसमें। तो 11,000 वोट अगर ये आम आदमी पार्टी के कटा देते, पिछली बार हम 5,500 के मार्जिन से जीते हैं वो सीट, हम तो हार जाते। और अगर ये पूरे दिल्ली के अंदर इनका प्लान था हर विधानसभा में 15-15, 20-20 हजार वोट, अब रुक गया ये, रुक गया ना। हाँ ओके। लेकिन कहते हैं कि बाकी राज्यों के अंदर इन्होंने अभी एक वेबसाइट की स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने दिखाया कि फर्रुखाबाद, मथुरा और चांदनी चौक दिल्ली का, इन तीनों में लोकसभा चुनाव के पहले बहुत लार्ज स्केल के ऊपर वोटर डिलीशन हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप पुरानी बातें करके इमोशनल हो रहे थे। अरविंद जी, आप ये भी सोचते हैं कि आपने एक समय सोचा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस फैसले पर आपको पछतावा होता है या आपको लगता है कि नहीं सही फैसला था? राजनीति ने बहुत बड़े बड़े काम करने, उसके पहले मैं एनजीओ चलाता था, परिवर्तन नाम की एनजीओ, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर
वहाँ पे जो सुंदर नगरी, नंद नगरी की झुग्गियाँ, वहाँ रहता था, वहीं पे एनजीओ चलाता था। एक राशन की दुकान की चोरी पकड़ते थे, उस राशन की दुकान के खिलाफ एक्शन करवाने में नानी याद आ जाती थी। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, वहीं पे बगल में जीटीबी हॉस्पिटल में जाते थे लोगों को लेके, बुरा हाल था। 10 साल काम किया वहाँ पे, छोटे छोटे चेंजेस भी नहीं करा पाए हम लोग। लेकिन राजनीति में आने के बाद एक साथ दिल्ली के सारे स्कूल बदल दिए, दिल्ली के सारे अस्पताल बदल दिए। तो राजनीति जो आपको बड़ा मौका देती है बड़े बड़े काम करने का, उसको आप एनजीओ से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद जी, ये भी आप मानेंगे, आपकी आम आदमी की छवि को झटका भी लगा। आपको खास आदमी कहा जाता है, खास तौर से आपके शीश महल के वीडियोस, इन कोट्स, बीजेपी वीडियो दिखाती है, कहती देखिए एक समय बोलते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और अब देखिए कैसे आलीशान घर में रहते हैं। क्या वो घर मेरा नहीं है, वो दिल्ली के सीएम का घर है। और वो दिल्ली के सीएम का घर पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने बनाया, केजरीवाल ने नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, मैं जेल से आया, 6 महीने जेल की काल कोठरी में बहुत तकलीफ में रहा मैं। जब वापस लौट के आया, अगर मेरे को उस घर से प्यार होता, मैं कम से कम 3-4 महीने तो आके थोड़ा आराम करता। आते ही मैंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के 2 दिन के अंदर मैंने घर खाली कर दिया। तो वो मेरा घर थोड़ी है, जो सीएम होगा वो सीएम वहां रहेगा। कल को आप सीएम बनेंगे दिल्ली के, आप वहां रहेंगे। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी ने वो सीएम का घर बनाया है। मेरे को, जब मैं इनकम टैक्स में काम करता था, कौशाम्बी के फ्लैट में रहता था, उसके बाद भगवान ने मेरे को एनजीओ चलाने को बोला, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। उसके बाद मैं दिल्ली का सीएम बना, तो सीएम के घर में रहता था। अब मैं नेशनल पार्टी का नेशनल वो हूँ, तो अब मैं वैसे घर मेरे उसमें है। तो भगवान मुझे जो जिंदगी में जिम्मेदारी देगा और जो मुझे घर देगा, मैं उसी घर में रहूंगा। मेरे को कोई घर वर से मुझे क्या लेना देना है। ब्यूरोक्रेसी काम करने दे रही है अरविंद जी आजकल? पहले आप बहुत आरोप लगाते थे ना, ये काम नहीं करने देती। ब्यूरोक्रेसी बाय नेचर स्टेटस कोइस्ट होती है, वो कोई चेंज पसंद नहीं करती। तो आपको ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना आना चाहिए। हमने दिल्ली में सारे काम कराए, हाफ स्टेट होते हुए भी सारे काम कराए, सारे काम हुए। मतलब अभी पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले तो आपने बाकायदा मुहिम चलाई थी ना, काम नहीं करने दे रहे, जब वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। कुछ बेहतर है पहले से? वो परेशान करते रहे, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं, वो परेशान करते रहे, ऊपर वाले परेशान करते रहे। तो ब्यूरोक्रेसी बाय नेचर स्टेटस कोइस्ट होती है, उनको थोड़ा सा साथ लेना होता है, थोड़ा सा संघर्ष होता है। अरविंद जी, माना यह जा रहा है कि जो आपने महिला सम्मान योजना लॉन्च की है, उसमें बीजेपी कह रही है कि आप 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। हम महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना अभी कहा उसके दम पर जीत के आए। कहने दीजिए उनको, तब जो रिएक्ट करेंगे। एक बार कहें तो सही हो। आपने ये योजना क्यों लॉन्च की? हमारी तो पहले से स्कीम है, ये पहले से सोचा हुआ हमने। कब सोचा था? सबसे पहले पंजाब चुनाव में मैं घोषणा की थी 1000 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे चोरी करके इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐलान किया। 3 महीने मध्य प्रदेश, 3 महीने पहले इन्होंने शुरू किया। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र। इस साल के फरवरी में जब हमने दिल्ली सरकार का बजट अनाउंस किया था, उस बजट में इसके पैसे का हमने उसमें प्रावधान कर दिया था इस साल के बजट में। तो दिल्ली सरकार के बजट में ऑलरेडी है इसका सारा गुणा भाग कर लिया है, 2500 हो जाएगा। हाँ। 2100 मतलब 2100 जो वादा कर रहे हैं आप, वो हो जाएगा। ओके। और जो दूसरी योजना संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप, मैं वही देख रहा हूं कि चुनाव से पहले इन योजनाओं का मकसद ये है या मतलब ये है? संजीवनी योजना के पीछे देखिए, हर चीज के पीछे मैं ये देखता हूं, बहुत सारे बुजुर्गों को देखता हूं, और खासकर दिल्ली एक ऐसा, दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें लोग काफी स्वार्थी हो जाते हैं। तो कई अच्छे परिवारों में मैं देखता हूं, बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। पूरी जिंदगी में एक आदमी ने करोड़ों रुपए का टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, करोड़ों रुपए का जीएसटी भरा, और जब रिटायर हुआ उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मैं बीमार हो गया तो क्या होगा मेरे बच्चे ने अगर मेरा ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? सबसे बड़ी चिंता ये होती है किसी माँ बाप की। उनको सबको मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब तक हूं आप चिंता मत करना, मैं आपका ख्याल रखूंगा।
अगर स्टेट आपको हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे सकता तो फिर सरकार का क्या फायदा है। इसी फिलॉसफी पे हमने ये योजना चालू की है। इसी तरह की योजनाएं तो केंद्र सरकार भी चलाती है। वो कहते हैं कि आप दिल्ली में लागू नहीं होने देते। उनकी योजना बहुत लिमिटेड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उनकी जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना जिनके पास स्कूटर है, जिनके पास कार है, जिनके पास फ्रिज है, उनको नहीं मिलेगा इसका फायदा। बचा कौन दिल्ली में? जिनके पास ये है, जिनके पास वो है, मतलब ले दे के चंद लोगों तक है, और फिर आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पे नहीं मिलेगा। 5 लाख पूरे परिवार का। हमने अनलिमिटेड है। कभी जितना भी आपका बीमारी, अब किसी के कैंसर हो गया, आप कहोगे 5 लाख के बाद अब तू मर, ये क्या है? पूरा इलाज कराएंगे आपका, आपको स्वस्थ करके वापस भेजेंगे। अंबेडकर के मुद्दे पर जो संसद में बहस हुई, अमित शाह जी का भाषण हुआ, संविधान पर 4 दिन की चर्चा चली, क्या ये अंबेडकर स्कॉलरशिप उसके बाद एक नीजक रिएक्शन था कि चलिए अंबेडकर का मुद्दा कई दिन से मैं गर्म है? सोच रहा था। मैं अंबेडकर जी को अपने आप को फैन केवल नहीं मानता, मैं उनको भक्त मानता हूं, अपना को भक्त मानता हूं उनका। उनकी जिंदगी आप उठा के देखिए। मानक जी एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। इतनी छुआछूत होती थी उन दिनों में। जब वो स्कूल जाते थे, अपना टाट लेके जाते थे, वो बोरी लेके जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। तो अंदर जो टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रहा था, वो उनके कानों में आवाज आती थी, उसी को सुन सुन के वो आगे पढ़े। फिर बम्बई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। आप सोच सकते हो, आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि कोलंबिया नाम का कोई शहर है और कोलंबिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी है। उन दिनों में इतने गरीब बच्चे को 1913 में पता कैसे चला कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन आज मिलना मुश्किल है। वहां पे स्कॉलरशिप लेके गए, वो वहां से पीएचडी किया। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके पैसे खत्म हो गए। पढ़ाई बीच में छोड़ के आना पड़ा उनको। बीच में छोड़ के वापस आए, पैसे का जुगाड़ किया, फिर वापस अपनी पीएचडी पूरी करने गए और पीएचडी पूरी करके आए। वहां से मैं जब जेल में था, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी जेल के अंदर। तब मुझे लगा यार, दलित समाज का कोई बच्चा अगर विदेश पढ़ना चाहे तो उसका सपना पूरा होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना बीच में टूटा था, वो टूटना नहीं चाहिए। कि तभी आपने आइडिया सोच लिया? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि इन सारी योजनाओं के लिए पैसे का जुगाड़ हो गया है या अपना कैलकुलेशन कर हो लिया जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए। लेकिन वो आतिशी तो आपकी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो केंद्र सरकार से अभी कुछ दिन पहले ही शायद कितने 10,000 करोड़ रुपए मांगने गई थी। इसका मतलब पैसे की जरूरत है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं पूछूंगा उनसे ये क्या है, कुछ कंफ्यूजन होगा किसी चीज का। ओके अरविंद जी, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हाल में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें आप और आपकी पूरी टीम दिखाई दे रही है, और हर एक की तस्वीर के ऊपर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। बड़ी वायरल हुई थी, उसमें बहुत चर्चा हुई थी। क्या मकसद था इसका? क्या दिखाना चाहते थे आप? हमारे पास एक टीम है, एक पढ़े लिखे लोगों की टीम है। आम आदमी पार्टी का लीडर पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। हमारी टीम पढ़ी लिखी है। हमारे पास विजन है, हमारे पास प्लान है, और हमारे पास नीयत है, हमारे पास नैरेटिव है। उनके पास ना नेता है, ना उनके पास टीम है, ना उनके पास नैरेटिव है, ना उनके पास प्लानिंग है, ना उनके पास विजन है। उनके पास केवल गाली गलौज है, गालियां हैं। क्या आपका पॉइंट ये था कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेता के लिए आज के दौर में नेता के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। अरविंद जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ चाय वाला इंटरव्यू करने में। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद। थैंक यू सो मच।